तो आईसीसी के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं है। अगर इस वीडियो के, मार्क माय वर्ड्स, अगर इस वीडियो के न्यूमेरिकल्स आप आराम से कर पा रहे हो, हर एक न्यूमेरिकल्स को, तो मैं बोल रहा हूं कि आप सही दिशा में जा रहे हो। देयर बी नो प्रॉब्लम इन योर आईसीसी न्यूमेरिकल्स। मैं ये नहीं बोल रहा कि यही आएगा, मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि यही आएगा, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 यू शुड नो ऑल दीज न्यूमेरिकल्स। ये पार्ट 1 है न्यूमेरिकल सीरीज का, जहां पे मैंने रैंडमली हर चैप्टर से कोशिश किया है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स चुन के आपको कराने का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। जो पहला न्यूमेरिकल है बड़ा इजी है, बट वहां पे कुछ बच्चे बहुत छोटा सा मिस्टेक कर देते हैं, मार्क्स लूज कर जाते हैं। देखिएगा, अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल कैन बी बैलेंस्ड एट अ 30 सेंटीमीटर मार्क। जैसे बच्चे पढ़ते हैं 0, 100, ये 30 पे बैलेंस कर दिया, रॉन्ग हो गया। सवाल क्या है? हाफ मीटर रूल मतलब इसका लेंथ जो है वो भैया 0 to 50 होगा, समझ रहे हो? ये होगा लेंथ हाफ मीटर, 50 सेंटीमीटर। नाउ इट कैन बी बैलेंस्ड एट 30 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ मास ऑफ 30 ग्राम इज हंग फ्रॉम इट्स वन एंड। ये वाला एंड या ये वाला एंड, क्योंकि यूनिफॉर्म मीटर रूल था, मास डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट सेम था, तो इसका वेट जो है वो 25 से नीचे एक्ट करेगा ना। इस मीटर रूल का तो वेट नाउ विल कम इनटू प्ले, वो नीचे एक्ट करेगा, ठीक है, मान लो डब्ल्यू। तो आपको जाहिर सी बात है वो जो मास है वो यहां डालना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए इसके वेट को। तो यहां पे वो मास मैंने डाला कितना, 30 ग्राम, तो यहां पे वेट क्या होगा, 30 ग्राम फोर्स, W1 मान लेते हैं। अब क्योंकि ये बैलेंस है तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट सेम होगा ना। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ दिस अरेंजमेंट, डन। फाइंड द मास ऑफ द मीटर रूल। अगेन W इंटू ये 25 है, तो ये डिस्टेंस 5 हो जाएगा। 5 विल बी इक्वल टू 30 इंटू दिस डिस्टेंस इज 20। 5 1 टाइम्स, 5 4 टाइम्स, तो वेट क्या हो रहा है, 120 ग्राम फोर्स, मतलब मास क्या होगा, 120 ग्राम। मास ऑफ द मीटर रूल इज 120 ग्राम। बड़ा ही प्यारा सा था, ये बच्चे निग्लेक्ट कर जाते हैं और मार्क्स लूज कर जाते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोग का। नंबर 2 देख लीजिए, 2 भी मैंने इसी से दिया है, ये बहुत प्यारा सा है। A uniform meter rule of mass 100 gram is balanced at mark 40 centimeter by suspending an unknown mass of m at the mark 20 centimeter. डायग्राम बनाते पहले, डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम नहीं बनाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। A uniform, देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म मीटर रूल बोला है, of mass 100 gram is balanced at mark 40, उसको 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस किया है, मतलब 50 सेंटीमीटर से उसका जो वेट है वो एक्ट करेगा डाउनवर्ड। और क्योंकि उसका मास है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम फोर्स नीचे एक्ट करेगा ना। A uniform meter rule of mass 100 gram is balanced at mark 40 by suspending an unknown mass m at the mark 20। तो 20 पे हम लोगों ने एक अननोन मास m डाल दिया है इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। फाइंड m, पहला पार्ट तो बड़ा इजी, अभी भी किया लो, बैलेंस है भाई। मान लेते इसका वेट w है, तो w इंटू दिस डिस्टेंस इज 20, 100 इंटू दिस डिस्टेंस इज 10, डन। तो ये हो गया 2 1s और 250 टाइम्स, तो वेट हो जाएगा 50 ग्राम फोर्स, मतलब इस बॉडी का मास कितना होगा, 50 ग्राम होगा, डन। ये तो हो गया पहला पार्ट। अब क्या बोल रहा है नंबर 2, टू विच साइड द रूल टिल्ट इफ द मास m इज मूव टू द मार्क 10 सेंटीमीटर। अब देखिए बैलेंस था, ये इस बॉडी के कारण एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा था हमारे डायग्राम के हिसाब से, और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा था, बैलेंस था, दोनों सेम था। लेकिन जैसे ही आप इसको 20 सेंटीमीटर मार्क में लाओगे तो क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट तो बढ़ जाएगा ना, बिकॉज वो हो जाएगा द वेट ऑफ दिस विच इज 50 ग्राम फोर्स इंटू 30,
ये सुनो, बिकॉज ये तो 10 हो गया तो डिस्टेंस 30 हो गया, मतलब ये हो जाएगा आपका ज़्यादा हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। और ये आपका 1000 था। जो क्लॉकवाइज मोमेंट है, चेक करो ना, क्लॉकवाइज मोमेंट जब इसे आप इधर शिफ्ट कर रहे हो, क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा हमारे हिसाब से 100 इंटू 10, 100 इंटू 10 दैट इज 1000 ग्राम फोर्स। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा जब उसको आपने शिफ्ट कर दिया? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फोर्स था 50 ग्राम फोर्स, ठीक है, और डिस्टेंस क्या जाएगा 30 जाएगा ना, 8 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर मोमेंट, ठीक है। तो यहां पे आपका हो जाएगा 1500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर डन। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा हो जाएगा तो ये टिल्ट कर जाएगा, मतलब रोटेट कर जाएगा, ठीक है। क्या बोला, टू विच साइड द रूल टिल्ट इफ द मास m इज मूव टू द मार्क 10 सेंटीमीटर। अगेन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पे ज्यादा हो रहा है तो इट विल टिल्ट ऑन द साइड वेयर मास m इज केप्ट। इट वाज ये नीचे आ जाएगा ना ये पोर्शन, बिकॉज ये नीचे झुक जाएगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा हो गया है तो डन। व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट नाउ? यहाँ पे रिजल्टेंट मोमेंट क्या होगा भाई? रिजल्टेंट दिस माइनस दिस, मतलब 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर एंटी क्लॉकवाइज हमारे डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम? देखिए ये बड़ा बढ़िया है। अब क्या है, अब क्या किया हम लोगों ने, देखो ध्यान से देखना। अब क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है तो हम यहां पे एक मास डालेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। वो कहां पे डालना है? 50 ग्राम। मान लो 50 ग्राम मैंने यहां पे डाल दिया, मान लेते हैं 50 ग्राम फोर्स वेट हो जाएगा, मैंने x डिस्टेंस पे डाल दिया। तो मोमेंट क्या होगा इस न्यू वेट के कारण? जो क्लॉकवाइज मोमेंट है न्यू वेट के कारण वो हो जाएगा 50 इंटू एक्स। नाउ अब दिस 50x प्लस 1000 विल बी इक्वल टू दिस ना, क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट सेम होगा। कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है सर 50x इक्वल टू 500, ये भी कर सकता है, सेम ही लॉजिक है। जो डिफरेंस है वो इसके बराबर होगा तभी तो बैलेंस हो पाएगा। अब इसको सॉल्व करो भाई, तो 50x इक्वल्स टू 500, x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, मतलब कि यहीं पर डालना पड़ेगा। अरे 50 सेंटीमीटर सेंटर, मतलब 50 पे इसका एक 50 ग्राम का आपको मास डालना पड़ेगा एट द मार्क 50, एट द मार्क 50, मतलब यहां पे आपको एक वेट लगा देना पड़ेगा, कितना? 50 ग्राम फोर्स का। आई होप दिस इज क्लियर। बड़ा बढ़िया सवाल था ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 3, बड़ा ही इजी है। अ पुली सिस्टम हैज वेलोसिटी रेशियो 4, ठीक है, एंड एन एफिशिएंसी ऑफ 90%। एफिशिएंसी कितना है? 90% है। कैलकुलेट इट्स मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफर्ट रिक्वायर्ड टू रेज अ लोड ऑफ 200 न्यूटन। भैया एफिशिएंसी क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। या सुनो, तो ये हो गया आपका 90/100 इंटू 4 इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज। 4 1 ज़ा 4 25 ज़ा, तो ये हो गया आपका 5 5 ज़ा 5 18 ज़ा। ये सुनो, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा भाई? 5 3.6, यही होगा ना? यस ना। नंबर ए हो गया। नंबर बी क्या बोल रहा है? द एफर्ट रिक्वायर्ड टू रेज अ लोड ऑफ 200 न्यूटन। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड बाय एफर्ट। तो कर लो 3.6 इक्वल्स टू द एफर्ट रिक्वायर्ड टू रेज अ लोड ऑफ 200 बाय ई। तो ई क्या होगा? 200 बाई 3.6, पॉइंट हटा दो, इंटू 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 4 9 टाइम्स, 4 50 टाइम्स, मतलब 500/9, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देना। दिस मच एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड। am I clear? 9 5 टाइम्स 45 50, 9 5 टाइम्स 45,
5/9 न्यूटन। इतना एफर्ट लगेगा टू रेज अ लोड ऑफ 200 न्यूटन। बड़ा इजी सवाल था। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट ग्राफ से है, देखो द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ वेव इज शोन। ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये मीटर में, ये सेकंड में। फाइंड द वेवलेंथ। अब वेवलेंथ आप डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ से निकाल लोगे। ये आपका वेवलेंथ होगा। एक कंप्लीट वेव में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 4 मीटर। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितना वाइब्रेशन किया है? हाफ किया है। देखो चेक करो, ये पूरा कंप्लीट, ये हाफ होना भाई। या फिर टाइम पीरियड ऐसे भी कर सकते हो। टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकेंड है, ऐसे भी कर सकते हो आप। टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 1/2 हर्ट्ज। ये देखिए पता चल रहा है, हाफ वेव फॉर्म हो रहा है। स्पीड v इक्वल्स टू क्या था? v इक्वल्स टू f इंटू लैम्डा विच इज 2 मीटर पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड ये वाला होता है ना भाई, एम्पलीट्यूड ये होता है। ये सुनो, तो ये कितना है? 20 मीटर है, तो एम्पलीट्यूड कितना होगा मेरा? 20 मीटर होगा। दैट्स डन। तो इस बार मैं बोल रहा हूँ ग्राफिकल क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं, आप उनको प्रिपेयर करो अच्छे से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। फाइंड द रिजल्टेंट टॉर्क इन द फॉलोइंग डायग्राम। देखो ABC, ए पॉइंट पे 40 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है, बी पे भी 40, सी पे 30, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ दिया हुआ है। ये वाला जो फोर्स है, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये वाला भी। तो इसके कारण एट ए अगर फोर्स लग रहा है, इसके कारण आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। एंटी क्लॉकवाइज वो कितना होगा? 40 इंटू 2 होगा, है कि नहीं, न्यूटन मीटर। सिमिलरली इसके कारण भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, 40 इंटू 3। डायग्राम चेक कर लो, 40 इंटू 3 न्यूटन मीटर। तो ये हो गया 80, ये हो गया 120, मतलब टोटल हो गया 200 न्यूटन मीटर, है कि नहीं। लेकिन इस वाले के कारण एट सी पे आपका देखो क्लॉकवाइज हो रहा है, तो क्लॉकवाइज क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा 30 इंटू 3 न्यूटन मीटर, दैट्स 90 न्यूटन मीटर। तो ये तो अनबैलेंस हो जा रहा है, 290 है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट होगा 200 माइनस 90, 110 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। am I clear? चलो, बड़ा इजी सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा लॉजिकल है। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एयर कॉलम इन अ पाइप फिक्स एट वन एंड ऑफ लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ लेंथ नहीं दिया हुआ है, ऑफ लेंथ मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज 500 हर्ट्ज। मतलब L1 आपको 20 दिया हुआ है और F1 दिया हुआ है 500 हर्ट्ज। एट what length of the air column a tuning fork of frequency 250 Hz will resonate with it। मतलब लेंथ मांगा है L2 और F2 क्या दिया हुआ है? 250 Hz। अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब FL मतलब F1 L1 इक्वल्स टू F2 L2 हो जाएगा ना। चेक करो, यही होगा ना भाई। F1 L1 इक्वल्स टू F2 L2। अब वैल्यू बैठा दो। F1 कितना है आपका? 500, F2 कितना है? L1 कितना है? 20, F2 कितना है? 250, L2 हमें पता नहीं है, तो ये हो गया 10 टाइम्स। मतलब L2 क्या हो गया भैया? 10 टाइम्स, या ठीक है 200 सेंटीमीटर। चेक करो सही क्या मैं बोले? 500 इंटू 20, 250 था ये, सॉरी 250 था, तो ये 2 टाइम्स होगा ना, 40 सेंटीमीटर। डन, वेरी इजी।
वी जस्ट नीड टू नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो क्या हो जाएगा, F1 L1 इक्वल्स टू F2 L2, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 250 इंटू L2, आराम से वैल्यू निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो नंबर 7 देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से है, बड़ा ही प्यारा है, ऐसा ही कुछ टाइप का समझिएगा, ठीक है। दो रेजिस्टेंस पैरेलल, फिर उससे सीरीज में एक रेजिस्टेंस, ऐसा ही आने के चांसेस बड़े ही ज़्यादा हैं। इस बेसिस पे जितने सम्स हैं उसको करना। द डायग्राम बिलो शोज 3 रेजिस्टर कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ EMF 1.8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R. कैलकुलेट करंट थ्रू 3 ohm रेजिस्टर R एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। बड़ा ही ईजी है। देखो ये मेरा I है, टोटल करंट, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मान लो ये I1 हो रहा है, ये I2 हो रहा है, ठीक है। तो दो तरीका है, एक तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो भैया। I1 क्या होगा, I1 होगा, ये R1 है सपोज और ये R2 है, तो I1 क्या होगा, R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू I, ये फॉर्मूला यूज कर लो। या फिर आप क्या कर सकते हो, 3 इंटू I1 पोटेंशियल डिफरेंस, 1.5 इंटू I2 पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम ना। दूसरा केस क्या है, 3 इंटू I1 इक्वल्स टू 1.5 इंटू I2, और एक इक्वेशन हो जाएगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0.3। उस लॉजिक से दो साइमल्टेनियस इक्वेशन होंगे, आप सॉल्व कर लेना, या फिर डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो, योर चॉइस। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो 3 इंटू I1 1.5 इंटू I2 सेम, और I1 प्लस I2 इज I, दो इक्वेशन ये सॉल्व कर लो। मैं डायरेक्टली ऐसे कर रहा हूँ, तो R2 कितना है 1.5 प्लस 3 इज 4.5 इंटू 0.3 टोटल करंट, ये 3 टाइम्स मतलब 0.1। I1 है 0.1, तो I2 क्या होगा भाई, 0.3 माइनस 0.1 दैट इज 0.2 एम्पियर। डन हो गया, पहला पार्ट डन। पार्ट 2 बड़ा प्यारा समझा, कैलकुलेट R। अरे भैया पहले आप इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, ये दोनों पैरेलल में है, तो 1 बाई R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/1.5, यानी कि 1 बाई R इक्वल्स टू 3 1 प्लस 2, यानी 1 बाई R इज इक्वल टू 1, मतलब R इज इक्वल टू 1 RP, ठीक है। ये पूरा 1 एम्पियर 1 ओम, 1 प्लस 4 दिस इज 5 प्लस R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 5 प्लस R। किसी को कोई डाउट है, पहले इन दोनों का निकाला 1/3 प्लस 1/1.5, ठीक है। 3 एलसीएम 1 टाइम 2 टाइम ऐसे करके RP 1 आ रहा है। अब ये 1 ये 4 और ये R आपका क्या चीज में है, सीरीज में है। अब EMF जैसे 1.8 V इक्वल्स टू IR, I क्या है 0.3, R क्या है 5 प्लस R। ओम्स लॉ यूज कर लिया हम लोगों ने। EMF 1.8 इक्वल्स टू 0.3 इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अभी सॉल्व कर लो, 0.1 और ये 6 टाइम्स कटेगा, तो 6 इक्वल्स टू 5 प्लस R, तो R इक्वल्स टू 1 ओम, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम। डन। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, यहां पे EMF 1.8 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, EMF माइनस वोल्टेज ड्रॉप, वो क्या होगा इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू करंट 0.3, यानी कि 1.8 माइनस 0.3 1.5 वोल्ट हो गया। बड़ा प्यारा सम था, इजी भी था, ठीक है। चलो नंबर 8 देखते हैं, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ऐसा दे सकता है 2 मार्क्स का, तो करते हैं कैलकुलेट। देखो पहले ये जो है ये वाला और ये वाला, पहले कॉम्प्लेक्स पार्ट को सॉल्व करो। ये दोनों सीरीज में है, बिकॉज करंट जब पास होगा तो इन दोनों से सेम करंट पास होगा, इससे डिफरेंट पास होगा। 5 प्लस 4 9, अब ये 9 और ये 3 पैरेलल में है ना, तो 1 बाई RP क्या होगा 1/9 प्लस 1/3, यानी कि 3 3 दैट्स 4/9, मतलब RP क्या तो आ जाएगा भाई, RP जाएगा 9/4, सही है, मतलब 2.25। डन। मतलब इस कॉम्प्लेक्स पार्ट का 5 प्लस 4 9 और ये 3
पैरेलल में है, तो 1/9 प्लस 1/3 आपका 2.25 हो रहा है। अब ये पूरा पार्ट 2.25 है और ये 8 है, तो दोनों ऐड जाएगा, सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, 8 प्लस 2.25 दैट इज 10.25 ओम। किसको डाउट है बताओ? ये दोनों सीरीज में 9, 1/9 प्लस 1/3, 1/9 प्लस 1/3 सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद ये 8 और ये पूरा सीरीज में है, डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नंबर 9 देखते हैं। ये भी बड़ा ही सिंपल सा सम है। हाउ मच एनर्जी इज रिलीज व्हेन 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड चेंजेस टू आइस एट 0। बोल रहा है आपके पास वाटर था एट 20, इसको आपने आइस में बदला है 0 डिग्री पे। एक स्टेप में नहीं चेंज होगा, पहले वाटर एट 20 विल चेंज टू वाटर एट 0, फिर ये फ्रीज करेगा, वाटर एट 0 विल चेंज टू आइस एट 0। 2 स्टेप है। यहां पे हीट क्या होगा, mc del t। यहां पे हीट क्या होगा, चेंज इन स्टेट हो रहा है, ml टोटल हीट यही होगा। मास मेरा कितना है 5 ग्राम। मैं ग्राम को केजी में नहीं बदलना हूं बिकॉज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर मेरा जूल पर ग्राम में दिया हुआ है। 4.2 चेंज इन टेम्परेचर इज 20 प्लस ml, m तो सेम ही है, l कितना है 336, यही होगा टोटल हीट। निकाल लो, सही है। चलिए इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्या है, नंबर 10। नंबर 10 यहां पे कर लेते हैं। A coin kept inside water of mu 4/3 when viewed from A in a vertical direction appear to be raised by, देखो by लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत कॉमन मिस्टेक होता है, by 2 millimeter find the depth of the coin in water, मतलब रियल डेप्थ मांग रहा है। कितने बच्चे ना इसको ना apparent डेप्थ मान लेते हैं। It appears to be raised by, ये शिफ्ट है, ये क्या है, शिफ्ट है, ये रियल डेप्थ माइनस apparent डेप्थ है भाई, समझ में आ गया। चल डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, अगर चाहो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि भैया शिफ्ट जो होता है वो रियल डेप्थ 1 - 1/μ होता है, कर सकते हो ऐसा। चल तो शिफ्ट कितना है 2, रियल डेप्थ मुझे पता नहीं, 1 - 1/4/3 मतलब 4 नीचे 3 ऊपर, पहले बैठा दो, तो 2 = x और ये हो जाएगा 1/4 यानी 8 mm। डन हो गया। या कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है, देखो कि वो क्या करेगा कि म्यू = रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ, और अपैरेंट डेप्थ क्या होता है, रियल डेप्थ माइनस शिफ्ट 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4x - 8 = 3x। यहां से भी आंसर आपका सेम ही आएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो नंबर 11 देखते हैं, बड़ा ही प्यारा सा मैं साउंड से है। A man is standing at a distance d from a cliff। तो ये बंदा है, क्लिफ से इसकी दूरी है d डिस्टेंस। He claps and hears an echo in 3 seconds. He hears an echo in 3 seconds. He moves 1 centimeter away from the cliff। मतलब सेकंड केस में क्या कर रहा है, बंदा जो है थोड़ा क्लिफ से और दूर चला गया है। कितना दूर, 170, मतलब अब दूरी हो गई है 170 प्लस d। And then again here's an echo after 4 seconds, calculating। तो भैया यहां पे वेलोसिटी क्या होगा, बड़ा इजी है। वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस दैट इज 2d/3। ठीक है, यहां पे वेलोसिटी क्या होगा 2d, मतलब टोटल डिस्टेंस, बिकॉज गया वापस आया तो d + d, गया वापस आया by 4। भाई दोनों तो सेम ही होगा ना, वेलोसिटी तो सेम ही है बॉस। तो 2d/3 इज 170 प्लस d/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4d = 0, 510 प्लस 3d, मतलब d कितना है 510 मीटर। डन। दोनों को इसमें भैया हम लोगों ने क्या किया, वेलोसिटी निकाला और उसके बाद दोनों को इक्वेट कर दिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 12 क्या बोल रहा है देखते हैं। 12 यहीं पर देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर लिख लेते हैं,
इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट क्या डिस्टेंस दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है भाई। इट्स वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, मतलब v कितना है 50 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्चुअल है तो नेगेटिव होगा, क्योंकि वर्चुअल है तो नेगेटिव होगा। आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ लेंस, अरे भैया ये क्या बात है, ये तो कॉन्वेक्स लेंस है, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस का एक केस था जब ऑब्जेक्ट को हम एफ और ओ के बीच में प्लेस करते हैं तो इमेज हमारा वर्चुअल आता है और मैग्नीफाइड आता है कि नहीं। चलिए तो लेंस तो पता चल गया, कॉन्वेक्स लेंस। कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इमेज हाइट by object height v by u, that is 50 by 25, माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये हो गया 2, तो IH क्या होगा 2 इंटू ऑब्जेक्ट हाइट दैट इज 40 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है मैग्नीफाइड है, बड़ा है भाई, क्लियर है। चलो पार्ट 3 बोला है फोकल लेंथ, f निकालना है, इसे थोड़ा मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। f निकालना है, निकाल लेते हैं, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ। चलो वैल्यू पुट करो विद साइन, साइन कन्वेंशन याद रहेगा, ठीक है। मैंने एक बड़ा ही बढ़िया सा वीडियो बनाया साइन कन्वेंशन पे और न्यूमेरिकल्स कराया, देख लेना आप। v कितना है भाई, v है -50, u कितना है -25 इक्वल्स टू 1 बाई एफ। तो 1 बाई एफ क्या होगा, दिस इज 1 बाई 25 माइनस 1 बाई 50, 50 इज द एलसीएम, सॉल्व कर लो इसको, और कुछ नहीं करना है हमें। 2 माइनस 1 मतलब 1 बाई एफ, तो एफ कितना है भाई, एफ है 50 सेंटीमीटर, सही है। जहां पे इमेज है वही मेरा फोकल लेंथ है। चेक कर लेते कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हम लोगों ने। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, 20 था गड़बड़ किया हम लोगों ने, 20 था, 20 नहीं था, ठीक तो था, 25 ही था, ठीक है, सॉरी। An object of height this is placed in front of a lens at a distance of 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, सही है, कोई गड़बड़ी तो लग नहीं रहा मुझे, अगर लग रहा है आपको तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नंबर 13 देखते हैं, बड़ा प्यारा सम है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा अगर आप ये सम कर लो तो। 250 ग्राम ऑफ वाटर, डेटा लिख लो, 250 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज प्रेजेंट इन अ कॉपर वेसल, मतलब कि वेसल का भी टेम्परेचर सेम होगा, ऑफ मास 50 ग्राम, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द मास ऑफ आइस रिक्वायर्ड, आइस कितना लगेगा आपको टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द वेसल एंड इज कंटेन बाय 2 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब फाइनल टेम्परेचर अगर आप 5 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहते हो तो कितना आइस लगेगा। ये पार्ट को भूल जाओ, आइस क्या करेगा, हीट गेन करेगा, ये लोग क्या करेगा, ये दोनों हीट लॉस करेगा, ये दोनों क्या करेगा, हीट लॉस करेगा, हीट लॉस करके इसका टेम्परेचर कम होगा, कितना 5 डिग्री तक। तो यहां पे हीट क्या है Q1 mCT, m मैंने केजी में करना है, बोलो क्यों, बिकॉज ये ग्राम में है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी केजी में दिया हुआ है, तो दिस 1000 mc, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 30 माइनस 5 25, डन, इतना जूल। Q2 क्या होगा, Q2 क्या होगा, हीट लॉस यहां पे क्या होगा, m अगेन 50 बाई 1000, C ऑफ कॉपर दिया हुआ है 400 एंड चेंज इन टेम्परेचर 25 जूल, ये तो हो गया। Q1 प्लस Q2, दिस इज हीट लॉस्ट। हीट गेन कौन करेगा, आइस, और ध्यान से देखो, आइस एट 0 विल चेंज टू वाटर एट 0 फर्स्ट, फाइनल टेम्परेचर 5 है, ये जाएगा वाटर एट 5, यस और नो। तो Q3 क्या होगा, चेंज ऑफ स्टेट है ML, L क्या है, L दिया हुआ है 33600, लेटेंट हीट दिया हुआ है। Q4 कितना है, M
C of water is 4200. Change in temperature इस केस में 5 डिग्री है. This is equal to Q3 plus Q4. भैया इसे अब आप सॉल्व कर लेना. देखो सवाल बड़ा ही बढ़िया था. हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन. बच्चे यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ाया थे, वो सीधा MCT या ML करके छोड़ देते हैं. यहाँ पे Q3 और Q4 दोनों ही होगा. चलो नेक्स्ट देखते हैं. चलो 14 देखते हैं. 2 पार्ट है. पहले ए पार्ट देखते हैं. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन अ मंथ इन अ हाउस यूजिंग two bulbs of 100 watt each and two fans of 60 watt each. ठीक है. If the bulbs and fans are used on an average of 10 hours every day. देखो पावर निकालो पहले. यहाँ पे पावर कितना भाई, यहाँ पे हो गया 2 × 100 मतलब 200 वॉट. यहाँ पे पावर कितना होगा 16 × 2 मतलब 120 वॉट. टोटल पावर क्या होगा भाई 320 वॉट. किलोवाट में कर लेते हैं. किलोवाट में करने के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, ये पावर निकल गया. सही है. 2 × 100 प्लस 2 × 60 बाई 1000. अब एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर इस पावर इन वॉट किलोवाट. ठीक है. इनटू टाइम इन आवर्स. टाइम इन आवर्स मतलब 10 × 30 10 आवर्स एवरी डे. 10 × 30 इसको सॉल्व कर लो. 1 2 3 1 2 3 3 2 6 96 किलोवाट आवर. ये आ रहा है मेरा. ठीक है. नंबर 1 बड़ा इजी था ये. इफ द कॉस्ट पर यूनिट इज ₹4.50 वो किलोवाट आवर में होता है. कैलकुलेट द बिल पर मंथ. तो बिल कितना होगा 4.50 × 96. बस हो गया मेरा. डन. सही है. बड़ा ही प्यारा सम था. चलो नेक्स्ट देखते हैं. चलो नंबर 15 देखते हैं. ऐसे टाइप के सम्स आते हैं. ठीक है. फिगर शोज अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुली यूज्ड टू लिफ्ट अ लोड. हाउ मेनी स्ट्रैंड्स ऑफ टैकल आर सपोर्टिंग द लोड. लोड को 1 2 3 4 स्ट्रैंड सपोर्ट कर रहा है. इसको मत गिन लेना भाई. 4 स्ट्रैंड सपोर्ट कर रहा है. Am I clear? Draw arrows to represent tension. तो टेंशन हमेशा हर स्ट्रिंग में देंगे ऊपर की डायरेक्शन में. सही है. टेंशन बन गया. चलो ये भी हो गया. मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है. बड़ा इजी भाई. लोड को 1 2 3 4 4T बैलेंस कर रहा है. एफर्ट को 1T बैलेंस कर रहा है. तो मैकेनिकल एडवांटेज होगा लोड बाय एफर्ट विच इज 4. डन. When load is pulled up by a distance of 1 meter, ये अगर 1 मीटर ऊपर जा रहा है, how far does the effort moves? सारी सी बात है 4. Velocity ratio 4 है. Velocity ratio 4 है. ऐसे कर सकते हैं. Distance moved by effort by distance moved by load. हो गया है कि नहीं. या फिर भैया सिंपल सा बात है. 1 2 3 4 स्ट्रैंड सपोर्ट कर रहा है लोड को. 1 स्ट्रैंड कर रहा है एफर्ट को. तो ये जो है अगर लोड 1 मीटर मूव करेगा तो ये तो 4 गुना मूव करेगा ना. यस सर. डन. ठीक है. 4. अच्छा एफर्ट निकालना है. अगर लोड आपको 100 न्यूटन तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड बाय एफर्ट. मैकेनिकल एडवांटेज कितना भाई 4 है. तो एफर्ट कितना होगा 25 न्यूटन होगा. खत्म. बड़ा इजी था. ठीक है. चलो इस वीडियो में ये पार्ट 1 था न्यूमेरिकल का. अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. आई मेक अ पार्ट 2 फॉर यू ऑल. बट मेरा मानना है ये सब क्वेश्चंस आपको आने चाहिए. सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है. चलिए एवरीबॉडी टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड. और अगर भी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ.